आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ठीक है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का टॉपिक है। हमने इससे रिलेटेड इससे पहले और अक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर चुके हैं, तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको ये टॉपिक जरूर में समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे निरक्षीय स्थिति बोलने का मतलब क्या है। तो हमने अक्षीय स्थिति देखा था, जैसे ये ए और बी का यहाँ कोई अक्ष था, यहाँ कोई लाइन था, उस अक्ष पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। ये हो गया अक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति बोलने का मतलब है ये ए बी और इसका निरक्ष, ठीक है, ये अक्ष होता है और ये निरक्ष। ये निरक्ष पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है, इसे ही बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम चित्र को समझेंगे। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ये ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना इनके बीच की दूरी 2l है। ये ए और बी के बीच की दूरी 2l है तथा इसके मध्य बिंदु O से, इन दोनों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, ठीक है। ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी जो निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो E है वो E है P के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, ठीक है। चूंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की करनी है और E को मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं E से, तो ये हो गया E इसकी परिणामी तीव्रता और ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा। अब देखेंगे अपना कैलकुलेशन। सबसे पहले देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, ठीक है। क्यू अपॉन ये बी पी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये समीकरण समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इससे पहले पहले अच्छी स्थिति के देख ले, उसके बाद इसको देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखेंगे ये कहाँ से आया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर हम इसको देखें तो पी ओ बी ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें कर्ण क्या है, पी और बी। पी और बी एक कर्ण है और इसका आधार हो गया ओ बी और इसका जो लंब हो गया वो ओ पी हो गया। तो पी बी का स्क्वायर बराबर लंब का लंब है यहाँ पीओ क्या है आर स्क्वायर प्लस आधार, ये आधार चूंकि ये पूरा 2l है और ये आधा इसका हो गया l, तो l स्क्वायर। अगर हम इधर से वर्ग का चिन्ह हटाएंगे तो इधर वेक्टर लग जाएगा। पी बी इज इक्वल टू वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहीं से हम पी बी का मान यहाँ रख देंगे। अब यहाँ ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ रूट क्यों हट गया, रूट इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ देखो बी पी का स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ये माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे ए पी, ठीक है, इसका कर्ण क्या हो गया ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि ए पी इज इक्वल टू बी पी ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए जब इसका मान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा तो इसका भी मान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ये हो गया समीकरण 2। अब देखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हम यहाँ से देखेंगे चित्र से, ये अगर हम इसकी परिणामी तीव्रता E निकालना चाहे तो चूंकि हम किसी भी चीज का परिणामी निकालते हैं तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं यानी प्लस कर देते हैं। तो E परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ से हम मान रख देंगे
ई इज इक्वल टू E1 cos थीटा का मान यहाँ से लाएंगे, ये E1 cos थीटा का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ इसका मान रख देंगे। उसके बाद चूंकि cos थीटा बोला है इसलिए cos थीटा प्लस E2 का मान भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों में ये कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है इसलिए इसे बाहर निकाल लेंगे, और ये हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा, ये हो गया 2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे, ये आगे सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा। ये लाइन जो पिछले पेज में लिखा था वही है, मैं पेज अलग पेज में लिखा हूँ इसलिए मैं इसके लाइन को दोबारा लिखा हूँ। तो हम यहाँ एक सूत्र लगाएंगे, चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आपने 10वीं या 11वीं में जरूर पढ़ा ही होगा, cos थीटा का जो सूत्र होता है वो है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अब हम आधार बटे कर्ण, ये हमने पहले भी माना था कि ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो हम इसी का मान अब यहाँ रखेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये यहाँ तक हो गया, इंटू 2 को बाहर निकालेंगे गुणित 2 और आधार बटे कर्ण। तो इसके ये जो आधार है ये है आधार OB। ठीक है, ये आधार L, ठीक है, ये A से B तक ये पूरा 2L है। अगर हम इसका आधा करें तो ये हो जाएगा L अपॉन ये आधार बटे कर्ण, कर्ण है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसी का मान हम यहाँ रख देंगे L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद L अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का जो घात हो जाएगा वो 1/2 के बराबर। ठीक है, आपको ये सूत्र याद रखना होगा। जैसे कहीं भी जैसे ये अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को हम मानेंगे एक्स की घात 1/2। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ अंडर रूट के स्थान पर 1/2 लिख देंगे। इसके बाद E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2QL, ये तीनों आपस में गुना हो जाएंगे और ये हो गया 2QL। उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। ये कहाँ से आया, हम कहीं भी देखें, जैसे चूंकि a की घात m है और a की घात n है तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे क्या, a की घात m प्लस n। ठीक है, आपने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, तो इसी सूत्र को यहाँ लगा देंगे। ये हो जाएगा, इसकी घात में कुछ नहीं मतलब 1 है और इसकी घात में 1/2 है, 1 प्लस 1/2। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL। हम जानते हैं विद्युत आघूर्ण के सूत्र से 2QL इज इक्वल टू P होता है। ठीक है, तो 2QL के स्थान पर P आ गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 3/2। 3/2 कहाँ से आया, 2 2 का 2 और एक 3, 3/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2। यहाँ हम एक स्थिति लगाएंगे, यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो तो L का मान 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन, यहाँ से L का मान नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा R की घात और पूरे का जो होल स्क्वायर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, R की घात 3, ये 2 से 2 कट गया, R की घात 3 हो गया, तो हमें यही निकालना था। तो ये हो गया हमारा लास्ट, यही होगा मेन आंसर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर से टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, ये आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।